नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स पे लेक्चर नंबर 4। पिछला लेक्चर जो कि बहुत ही एक लेंदी टॉपिक के साथ डील कर रहा था, दैट वाज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स डिस्कस किया कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इतनी स्पीड उनके पास होगी। वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ऑल्दो वो लंबा था। उस दिन थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा थी एंड आई थिंक आई वॉज फीलिंग फैटीग टू, तो एक दो जगह पे कुछ एक गड़बड़ हुई। तो मेरा मेजर जो कंसंट्रेशन रहता है वो रहता है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, बिकॉज आई नो कि जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, छोटी छोटी सी मैनिपुलेशंस है दैट यू कैन डू वेरी इजीली। वैसे भी मैनिपुलेशंस करने में आप लोग माहिर हैं ना, घरों में मम्मी पापा को बनाना, बहन भाई को बनाना, उनको चिकनी चुपड़ी बातें करना, सो यू कैन डू ऑल दीज। तो वो छोटा छोटा जो मैथमेटिक्स है कि इस टर्म को यहाँ से उठा के इधर किया उधर किया, आप बड़े आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद रहता है कि कॉन्सेप्ट्स में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़ा करते जाइएगा। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव की, दिस वाज की एक वेलोसिटी इंटरवल dv के अंदर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। जो लास्ट एक्सप्रेशन मैंने वहाँ पे लिखी तो गलती से ये n वहाँ पे शायद लिखना रह गया था, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो लेकिन ये n यहाँ आएगा। आपने थोड़ी सी अगर आप इसके अंदर मैनिपुलेशंस करेंगे, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2 v स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt dv। तो dv इधर भी ये लिखा रहेगा। तो वो थोड़ी सी मैनिपुलेशन क्या है कि आपने यहाँ पे जो है 2 है, ये जो 4 है इसको 2 पावर 2 करके उसी इक्वेशन को आपने इधर मैनिपुलेट किया, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, तो आप यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं, तो ये मैनेज आपसे हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। तो आप कोई भी एक्सप्रेशन इन दोनों में से यूटिलाइज करके यू कैन मूव अहेड। जनरली आपकी बुक्स में ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये दिए रहती है, इस करके मैंने इसको यहाँ पे लिख के रखा है कि हम इसको इसके अंदर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये आ जाता है, ये वाला टॉपिक के डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, मैं फिर से कह रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% ये बीएससी के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में मिलेगा इन एनी फॉर्म, चाहे इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल मिले, चाहे इसकी ग्राफिकल डिस्कशन अकेली मिल जाए, चाहे इसकी कॉन्सिक्वेंसेज मिल जाएं आपको, और चाहे ये खुद डिराइव करना पूरा का पूरा आ जाए। लेकिन जब ये खुद पूरा का पूरा डिराइव करना आ जाता है तो आफ्टर रीचिंग अप टू दिस एक्सप्रेशन आपको ग्राफिकल भी डिस्कशन साथ में करनी पड़ती है। व्हाट यू डू इज़ कि हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना पड़ता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके के साथ वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहे हैं। सो लेट मी डिफाइन हेयर अ टर्म fraction of particles having their speeds in this unit velocity interval. So I am going to write fraction of particles having speed in the considered unit velocity interval, कि जो हमने unit velocity interval consider किया, considered unit वेलोसिटी इंटरवल v से लेके v प्लस gv तक, जो यूनिट v प्लस हाफ v माइनस हाफ आप मान सकते हैं, कंसीडर किया। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन मतलब कितना हिस्सा, उसका हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, क्या है। जब भी हम फ्रैक्शन लेते हैं हम डिनोमिनेटर में टोटल क्वांटिटी रखते हैं और न्यूमरेटर के अंदर द ऑब्टेन्ड वन। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, f से लिखा जाएगा। सो दिस विल बी nv, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस वेलोसिटी इंटरवल विद रेशो बाय n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो ये सारी एक्सप्रेशन को जब आप n से डिवाइड करेंगे, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म आपको एज सच मिल जाएगी। सो 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2 v स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kt dv। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। nv अपॉन v इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस वेलोसिटी इंटरवल, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो फैक्टर है सारा का सारा, क्योंकि हमें वेलोसिटी के साथ वेरिएशन देखनी है, सो दिस वन इज कांस्टेंट। सो आई कैन राइट इट f इज इक्वल टू c v स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kt।
अगर मैं इस फ्रैक्शन f का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ वेलोसिटी के साथ, वेयर दिस c इज, आपको मेंशन करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, ऐसे ही अपनी मर्जी से थोड़ी ना कोई भी पैरामीटर उठा के आप बैठ जाएंगे। सो यू विल हैव टू मेंशन वेयर दिस c इज 4 पाई 2 पाई kt पावर 3/2। कहीं कुछ स्टूडेंट्स इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट मान के बैठे हों, कॉपी करने वाले का क्या भरोसा क्या मान लें। सो f इज इक्वल टू c v स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kt, ये हमारी एक्सप्रेशन है। नाउ वी वांट टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, वी हैव डिराइव्ड ऑलरेडी दिस इक्वेशन, वी वांट टू ड्रॉ दिस इक्वेशन। हम इस f का इस v के साथ ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ हेयर। आई एम टेकिंग nv अपॉन n along this side and velocity v along दिस साइड। तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन, ये जो v स्क्वायर है ये इस टर्म को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और ग्राफ क्या होना चाहिए, पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। हमें पता है कि अगर मैं v स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का मेरे पास ग्राफ बनना चाहिए, या कुछ इसी तरीके का। इन शॉर्ट दिस शुड बी पैराबोलिक। अब ये जो है मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म, इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए। अब होगा क्या, इन दोनों का मिक्सचर, क्योंकि जब वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ लो हैं, हमें पता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इनिशियली देखिए यहाँ पे भी स्लोप, यहाँ पे भी स्लोप, यही तो इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म का मेन इफेक्ट कब आता है, जब हम यहाँ इस रीजन में ग्राफ पे पहुँच जाते हैं। सो इन दिस एक्सप्रेशन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि इफ वेलोसिटीज आर लो, then this v square term will dominate in this equation and the curve will tends to be parabola. Then curve will try to be parabola. You will make this curve tends to go to a parabola shape. As soon as you will reach to a maximum value, then this exponential term will start dominating and then graph will become exponential. तो उसके बाद जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का चला जाएगा। इनिशियली देखिए क्या है, पैराबोलिक जाने की कोशिश थी, उसके बाद फिर से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया। तो इस टाइप के वेरिएशन जो है फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वेलोसिटी इंटरवल विद वेलोसिटी आ जाती है। नाउ राइट किया है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं, हमें पता है ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। सो वी हैव गॉट द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। मॉलिक्यूलर स्पीड्स कैन गो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दे कैन टेक एनी वैल्यू। नाउ सी, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो ग्राफ है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन बिल्कुल जहाँ पे हमें ये लगता है कि पीक आई है, जो मैक्सिमा आया है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम 3 वेलोसिटीज डिफाइन करेंगे। वी एम पी लिख दिया मैंने। दिस वी एम पी इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बला आ गई, बीच में नई नई टर्म्स आती जा रही हैं, बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। सो डोंट वरी, मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों को ये सब समझाने के लिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब वो स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि मतलब क्या है कि द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, जैसे हमने 4 पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की 2 कंपार्टमेंट्स में, तो जो 2-2 वाली माइक्रोस्टेट्स थी दैट वाज मोस्ट प्रोबेबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स थी। हमने देखा वहाँ पे 6 अरेंजमेंट्स उसके अंदर पॉसिबल थी। इसका मतलब कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की कोशिश जो है उनकी होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे ये वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पीक आ रही है, द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमा ऑफ दिस कर्व इज टर्म्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। I am again repeating the speed corresponding to maxima of this curve. Which curve? Curve of fractional deviation with curve of fraction of molecules possessing a particular speed with velocity. इस कर्व के अंदर जो मैक्सिमा जहाँ पे आ रहा है उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बट दिस इज नॉट द एवरेज स्पीड, क्योंकि हमारी कर्व देखिए किस तरीके से जा रही है। इस साइड राइट साइड पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इस साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द कर्व towards higher velocities are higher, more number of molecules are present towards higher velocities, so average velocity की वैल्यू नेचुरली इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि एवरेज मतलब बीच का। तो अभी ये वाला जो है ये एग्जैक्टली देखिए, आप ग्राफ को 2 हिस्सों में तो बांट नहीं रहा, ये बीच तो है नहीं, तो इस करके जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो थोड़ी सी यहाँ कहीं पर आएगी। सो दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। आप इसको वी ए भी लिख सकते हैं या आप इसको वी बार भी लिख सकते हैं। आप एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद वेक्टर्स इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो हम उसी को स्पीड कह रहे हैं। एक्चुअली हम कॉन्सेप्ट्स वेलोसिटी का ही लेके चलेंगे, उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो तीसरी वेलोसिटी हम डिफाइन ही ना करते। सो नेक्स्ट एक तीसरी वेलोसिटी और होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा जाता है उसे।
तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, यहाँ पे इस जगह पे कहीं हम उसको मार्क कर देंगे, इस ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा हो जाएगी VRMS। अभी हम इन तीनों को बारी बारी आराम से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यू कैन अंडरस्टैंड कि 3 वेलोसिटीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी बन जाती हैं। अब ये तो था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल की वेरिएशन विद वेलोसिटी। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताइए भैया, सेम सिस्टम आपका है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने का इफेक्ट इस ग्राफ पे क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, जैसे ही आप किसी चीज़ को टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए आप लोग, मैं एक क्लास ले रही हूँ और आप लोग बहुत सारे आगे डेस्क के या चेयर्स पे बैठे हुए हैं, मैंने नीचे से हीटर्स रख दिए, मतलब मैंने आपकी सीट्स गर्म कर दी, आप फुदकना शुरू हो जाएंगे। सो यू आर इमेजिनिंग द सिचुएशन कि जैसे ही आपने किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर पार्टिकल्स, दे आर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हाई करने पे जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वेलोसिटी की तरफ हमारा ग्राफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब मान लीजिए एक डेस्क पे 4 बंदे बैठे हुए हैं, मैं नीचे से हीट करी जा रही हूँ, वो हमेशा 4 रहेंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। 2 बैठे उनको गर्म लगा उठ के भाग गए, एक बैठा उसको गर्म लगा उठ के भाग गया, 3 बैठे उसको गर्म लगा उठ के भाग गया। मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, वेलोसिटी बढ़ चुकी है, दे विल इमीडिएटली लीव दिस दैट मैक्रो स्टेट। सो गेनिंग माय पॉइंट, तो यानी कि क्या होगा कि यहाँ से कर्व नीचे हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे, बट यहाँ से कर्व फ्लैट हो जाएगी, इट विल गो टुवर्ड्स हायर वेलोसिटीज की वेलोसिटीज ज़्यादा हैं पार्टिकल्स के पास। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दिस कर्व विल फ्लैटन्स लाइक दिस। पीक कम हो गई, एक जगह पे रुकने वाले पार्टिकल्स, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स कम हो गए, लेकिन वेलोसिटीज़ जो हैं उनकी वो क्या हो गई हैं, स्पीड्स बढ़ गई हैं। मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है, ये T2, आपने और बढ़ाया तो और ज़्यादा फ्लैटन होके कुछ इस तरीके से ये कर्व चली जाएगी। तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो कर्व हमारी है ये आगे आगे कुछ इस तरीके से जाती जा रही है। सो दिस इज T3। तो अब देखिए क्या है, T1 less than T2 less than T3। as you increase temperature this curve flattens, फ्लैट होना शुरू हो जाता है, पीक छोटी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साइड आप कहें कि टूवर्ड्स अलोंग दिस साइड ये ग्राफ बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखिए ये हायर वेलोसिटीज़ है, ज़्यादा वेलोसिटीज़ के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे ये फैक्टर कम होता जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल आर गोइंग टू रिड्यूस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास बताओ भैया क्या होगा, कि अगर मैंने मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया, मतलब मैंने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले ली, देन व्हाट विल हैपन, कितनी स्पीड होगी, क्या कुछ होगा। देखिए जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स तैयार किए जाते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर्स तैयार किए जाते हैं, कितना प्रेशर उनको दें, कितनी स्पीड से वो चलेंगे, उसको हम ओपनिंग को ओपन करेंगे तो कितनी स्पीड से वो बाहर आएंगे, और अगर जिस पर्सन को वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है उसको कितनी स्पीड चाहिए अंदर। सो ये कैलकुलेशंस जो है ये ज़रूरी है कि कितने पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एंड हाउ विल दे मूव। तो उसके लिए देखिए मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट क्या होगा। तो ये जो वेलोसिटीज़ हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ऑल दीज वेलोसिटीज़, ये जो वेलोसिटीज़ हैं, दीज विल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास नंबर। मतलब अगर आप मास इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी या स्पीड जो होगी तो वो रिड्यूस होगी। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर क्वाइट मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और इट वॉज ऑन गोइंग इवन, आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, घरों में क्या करते हैं, खा लिया पी लिया सो लिए, खा लिया पी लिया सो लिए, कोई काम कर लिया, फिजिकल मूवमेंट्स तो है नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने वेट गेन कर लिया होगा। सो कंपेरेटिवली अब आप चलकर देखिए, आप ज़्यादा दूर चल के देखिए, आप लोग स्लोअर मूव करेंगे एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस, आई कैन से योर प्रीवियस पर्सनैलिटी, योर प्रीवियस फिजिक, तो आप ज़्यादा ईजिली, या आपके कंपैरिजन में कोई मोटू सा है ना, मैं भारती सिंह को खड़ा करूं, सो अच्छा एग्जाम्पल है एक भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया, सबने देखा होगा, खतरा 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 तो सबने देखा ही होगा। तो अगर आप उन दोनों को दौड़ाएंगे तो कौन ज़्यादा तेज भाग सकता है, नेचुरली जो लाइटर वन है। तो वेलोसिटी जो है वो मास के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेलोसिटी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे, मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कंपेयर द बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। तो मैंने क्या किया, ग्राफ मेरा वही है NV/N और इस साइड वेलोसिटी V, और हमें पता है हमारे ग्राफ की शेप भी
ये इसी टाइप की जा रही है। सपोज दिस इज फॉर ऑक्सीजन। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे हाइड्रोजन के लिए बताइए क्या होगा। हाइड्रोजन का मास कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी के बढ़ते ही देखिए ये कर्व यहाँ से फ्लैटन होगी और इधर को बढ़ जाएगी, बिल्कुल टेम्परेचर की ही तरह कुछ इस तरीके का ग्राफ। ये किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का। मतलब वेलोसिटी बढ़ने से पार्टिकल्स के पास एक जगह रुकने का टाइम इतना नहीं है, भागते रहेंगे बेचारे इधर उधर, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कमी हो जाएगी। लेकिन उनके पास अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है। तो कर्व देखिए यहाँ से ये कर्व नीचे, ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये था इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल। अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तीनों स्पीड्स की डिस्कशन भी डेफिनेटली यहाँ पे करूँगी कि तीनों स्पीड्स जो हैं ये क्या बला हैं, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, क्या इनकी एक्सप्रेशंस रहेंगी। तो इनकी बात अब हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट probable speed, most probable speed। नेम से ही क्लियर है, इट इज़ द स्पीड possessed by maximum number of particle। मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज 5 पार्टिकल्स हैं और फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड की 1 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ वन की 3 मीटर्स पर सेकेंड, फिफ्थ वन की 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, तो नेचुरली देखिए 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर, इसको ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने गेन किया हुआ है। सो 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज और आरएमएस अलग रहेगी। एवरेज करने के लिए आप ऐड कराएंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। आरएमएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में इसको डिस्कस कर दूंगी। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अब हमें समझ आ गया है, दिस इज द स्पीड possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सिस्टम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो नेचुरली हमें इस फॉर्मूले की तरफ देखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले की बात करेंगे, हमने अभी F लिखा था थोड़ी देर पहले, F वाज NV अपॉन N, इट वाज इक्वल टू 4 पाई, N से N कैंसिल हो गया, M अपॉन 2 पाई KT पावर 3/2 V स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kT dv। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल, nv अपॉन v। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि दिस टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोबेबिलिटी। दिस गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन दिस वेलोसिटी इंटरवल। सो pv भी लिख सकते हैं इसको हम, वी कैन राइट इट pv ऑल्सो। मैं इसको यहाँ पे इरेज करके यहीं पे pv लिख दे रही हूँ। सो दिस इज v। और ये जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी द मैक्सिमम वन। अब मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसका डेरिवेटिव 0 कर दीजिए। सो हम उसी चीज़ पर चलते हुए अपना कहानी जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है 0। अब डेरिवेटिव करना किसके रेस्पेक्ट में है, हमारा वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी v। सो यहाँ पे मैं dv गलती से मैंने लिख दिया है बिकॉज nv dv की वैल्यू ये थी, तो nv अपॉन n हमें करना था, सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस dv। तो ये आ गई है प्रोबेबिलिटी। अब ये टर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको c डिफाइन किया था कांस्टेंट। सो pv इज इक्वल टू v स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kT। ये हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी 0। सो पार्शियल डेरिवेटिव मैं इसलिए कह दे रही हूँ क्योंकि मैं और किसी को वेरिएबल नहीं मान रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, c को एज सच रखिए, v स्क्वायर एज सच है, इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kT मल्टीप्लाइड बाय इस टर्म का आप डेरिवेटिव करेंगे, इट विल बी माइनस 2mv अपॉन 2 kT। सो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kT को एज सच रखा एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज 2v। अब आप इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। हमें ये प्रोबेबिलिटी जो है, हमें इस टर्म को क्या करना है, इक्वल टू 0, ताकि हम यहाँ से वो वेलोसिटी निकाल सकें जिस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब करना कुछ नहीं है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस c को इधर ले जाके निस्नाबूत कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इस टर्म को भी मैं इस साइड ले आती हूँ, नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे ये
अगर मैं इधर ही कर दूँ इसको, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ग्रास्प द थिंग्स। इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए इक्वल टू 0 हो गया। हम एक्सपोनेंशियल भी चला गया हमारे पास, नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए v स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt मल्टीप्लाइड बाय एम वी अपॉन के टी, ऑपोजिट साइड ले गए हैं आप, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू 2v। इसने इसको ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, एक v ने एक v को भी इधर मार दिया। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, बहुत सिंपल सी टर्म बच गई है। यू आर एबल टू सी कि ये जो v स्क्वायर है यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया है, 2kt बाय m। सो v इज इक्वल टू रूट 2kt बाय m। ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसकी आ गई है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास नंबर, तो देखिए वही आ गया। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज मास ऑफ द पार्टिकल्स। मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों ही वेरिएशंस हमने अभी डिस्कस की। अगर एग्जामिनेशन में आपको ये इंडिविजुअली स्पीड्स आ जाती हैं, इनकी वेरिएशन आ जाती है, तो वो भी आपको ग्राफ के साथ इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। तो ग्राफ जो अभी हमने बनाया विद टेम्परेचर एंड विद मॉलिक्यूलर मास, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये वेरिएशंस आप अपने ध्यान में रखिएगा, इनको करते रहिएगा। So this was the concept of most probable speed. So next is average speed. So we are going to discuss average speed. मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को आने वाली है। यू ऑलरेडी नो अबाउट एवरेज क्या होता है, कि सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल जितनी है। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी कंपार्टमेंट या पर्टिकुलर वेलोसिटी इंटरवल, उन सब का एवरेज। अब एवरेज लेंगे कैसे, वी बार से या वी ए वी से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। इट विल बी इक्वल टू ऊपर सबकी स्पीड। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास वेलोसिटी इंटरवल है, उस वेलोसिटी इंटरवल के अंदर एक पार्टिकल की स्पीड v1 है, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल्स हैं n1, तो वहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी, n1 v1। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में या फर्स्ट इंटरवल में n1 v1, सेकंड के अंदर n2 v2, n3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन ni vi, i इज इक्वल टू 1 2 जितने भी पार्टिकल्स हैं, सो समीशन i एन आई, यहाँ भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं पहले से भी बात करती आ रही हूँ कि हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हैं। अगर मैं ये पूरा रूम कंसीडर करूँ, देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स इन इट, इतनी सारी वेलोसिटीज ऐड कैसे करूँगी भैया मैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत बढ़ जाएंगे। एंड देयर इज अ रूल इन मैथमेटिक्स कि अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो समीशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। एग्जैक्टली। सो मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, वी ए वी, यहाँ पर मैं लगा दूंगी इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगी, आई नीड अ वेरिएबल, वो वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, एन इंटू वी। सो v इंटू एन, एन हमारा बेसिकली क्या है, दिस n1। सो एन वी डी वी वी, उसके बाद नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको n, यहाँ पे हमें dn ही करना पड़ेगा, इसको आप n लिख सकते हैं, सॉरी nv dv वी कैन राइट इट nv, क्योंकि हमारा वेरिएबल तो वेलोसिटी ही है ना। व्हाट अबाउट लिमिट्स, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमने पहले ही बात की कि स्पीड्स कितनी भी ले सकते हैं मॉलिक्यूल, 0 से इन्फिनिटी। जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है ये तो सीधा ही n बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करवाइए और इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1/n 0 टू इन्फिनिटी v इंटू एन वी डी वी की वैल्यू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई के टी पावर 3/2 v स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी, ये बन गया। अब n से n यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको फिर से बाहर ले लीजिए, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी v क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी। ओहो हो, 0 से इन्फिनिटी, फिर से वही एक्स क्यूब ए क्यूब, मीन्स वी विल नीड स्टैंडर्ड इंटेग्रल हेयर। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इंटेग्रल। यूजिंग स्टैंडर्ड इंटेग्रल,
जिनको आपने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। देखिए क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी v क्यूब है, v क्यूब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस स्टैंडर्ड इंटेग्रल का रिजल्ट बहुत सिंपल होता है, 1/2a स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, v एवरेज इट विल बी इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2। अब देखिए इसका क्या होना चाहिए सोल्यूशन, 1/2/a स्क्वायर। a की जगह हमारे पास क्या है, m/2 kt, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू m/2 kt इसका स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास एक्सप्रेशन में सिर्फ पाई, के, टी और m यही चीज़ें बची हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक मेथड सिखाया था कि आपको पावर्स जो हैं इनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, यू कैन ईजिली डू दैट। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे फिर से 1 आ गया है। चाहे तो 1 से 1 पहले ही कैंसिल कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो इसको -1। अब ये 2 2 4 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 4 मतलब 2/2, तो यहाँ पे 2 फिर से प्लस में। तो इस फैक्टर को ये देखिए 2 सारे कवर हो गए हैं। अब आप देखिए पाई, यहाँ पावर 1 है, यहाँ -3/2, तो 1 - 3/2। और देखिए और कहीं पे पाई रह जाता है क्या इसके अंदर, और कहीं पे हमारे पास पाई इस टर्म के अंदर नहीं बचा। उसके अलावा हमारे पास m और t हैं। m पावर यहाँ पे आ गया है 3/2 और इसके अलावा यहाँ पड़ा हुआ इट इज़ -2। उसके बाद आप देखिए k यहाँ पर है -3/2, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा +2। तो उसके बाद ये देखिए t टेम्परेचर यहाँ पे है -3/2 और ये वाला ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा +2। सो -3/2 +2, ये देखिए क्या बनेगा ये, सो दिस विल बी 1/2। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से ये जो 2 बनेगा अल्टीमेटली दिस विल बी 2 पावर 3/2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √8, 2 पावर 3/2 इट विल बी √8। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी k की हाफ, t हाफ, m। तो इन शॉर्ट वी कैन पाई भी आएगा, सो 8 kt अपॉन पाई m रूट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी। अभी यहाँ मैं फिर से फॉर्मूले लिख दे रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबल का आया था 2 kt अपॉन m रूट, वी एवरेज का आ गया है 8 kt अपॉन पाई m। ये हमारे पास फॉर्मूले आते जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड। अब बात आ जाती है RMS स्पीड की। RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आप लोगों ने +1 के अंदर पढ़ा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्यों रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट पिक्चर में लगाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं अपने कमिंग लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करूंगी, व्हाट इज द नेसेसिटी और व्हाट इज व्हाई डू वी कंसीडर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जब हम एवरेज कैलकुलेट कर पा रहे थे, हम मोस्ट प्रोबेबल कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक एक्स्ट्रा चीज़ हम क्यों पिक्चर में लेके आए। थोड़ा सा सोचिए, और नहीं सोच पाए तो मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जवाब दूंगी। तो बेसिकली ये क्या है, उल्टा चल पड़िए, स्पीड्स का स्क्वायर कीजिए, उनका मीन लीजिए, उसका रूट कर दीजिए। सो रूट मीन स्क्वायर इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो अभी हमने जैसे मीन लिया था इंडिविजुअल स्पीड्स n1 v1 n3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n था टोटल, n1 प्लस n2 प्लस n3, मैंने सीधा ही n लिख दिया। लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इनका हमें करना है स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का जो मीन होगा दैट विल बी बेसिकली रूट मीन स्क्वायर, और इसका हमें लेना है रूट, इसका रूट दैट विल बी VRMS, रूट मीन स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ VRMS स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल अभी पीछे वाले की तरह हम प्रोसीड करेंगे, समीशन ni vi स्क्वायर अपॉन समीशन ni। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर टर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटेग्रेशन में, 0 to infinity nv dv, v स्क्वायर इसके साथ ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 0 to infinity nv dv, ये टर्म बन जाएगी n। सो दिस विल बिकम n। मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रही हूँ। उसके बाद हमें इस nv dv की वैल्यू यहाँ पे पुट करवानी है। सो v
RMS स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1/n। पिछले वाले की ही तरह है बिल्कुल, यहाँ पे v था, v स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये जैसे ही आप इसको पुट करवाएंगे 4πn, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक v स्क्वायर ये वाला है और उसके बाद ये 4πm/2πkt पावर 3/2 v स्क्वायर e⁻⁻mv²/2kt dv, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे फिर से हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म्स को आप बाहर ले लीजिए। जैसे ही आप कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेंगे 4πm/2πkt पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी v पावर 4 बन गया e⁻⁻mv²/2kt dv। अब यहाँ पे हमें फिर से स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा। वी विल बी यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। देखिए v पावर 4 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x पावर 4 e⁻⁻ax² dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल देखिए क्या होता है 3/8a², थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, 3/8a² √π/a। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे 4πm/2πkt पावर 3/2 इंटू 3/8a², a की जगह हमारे पास क्या है, ये देखिए दिस इज आवर a, m/2kt, इसका स्क्वायर √π/a, m/2kt, इसको मैं ऊपर लेगी। अब आप इस टर्म को फिर से उसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट VRMS स्क्वायर है, इस साइड आप लेंगे आपके पास रूट आ जाएगा, सो दिस विल बी 3kt/m रूट। ये हमारे पास आ गई है RMS स्पीड। सो VRMS इज इक्वल टू 3kt/m। देखिए वेरिएशन kt/m रूट में सबके साथ सेम है। All the three speeds are directly proportional to square root of temperature and inversely proportional to square root of mass number. Sometimes examination में आपको ये तीनों speeds compare करने के लिए आ जाती हैं। What is the comparison? वैसे हमने ग्राफ के अंदर भी शो कर दिया। सबसे छोटू बेचारी, सबसे छोटी वैन कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज द स्मॉलर वन। उसके बाद एवरेज, फिर RMS। ग्राफ के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पे अगर मोस्ट प्रोबेबल है, यहाँ एवरेज है, फिर RMS है। आप लोग कर्व देख चुके हैं, सो नहीं भी पता लगता आप रेशो ले लीजिए, VMP, V एवरेज, V RMS, इनकी आप रेशो लेंगे √2kt/m √8kt/m √3kt/m। kt/m रूट के साथ निस्त नबूद, सो √2 √8/π √3। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आप इसको 1.41 लिख सकते हैं। √8/π को अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.59, और ये हमें पता है 1.732 होता है, मैंने लिख लिया। सो क्लियर है कि V most probable is less than V average is less than V RMS. So this was comparison of all these three speeds. अब RMS स्पीड क्या होती है और जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड की, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।